क्या आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ के आना है? तो पहला इस बुक का आपको पहला चैप्टर, और क्रम से हम देखें तो 5वां चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अध्याय 5 चैप्टर नंबर 3 पूरे प्राचीन भारत के समाज के बारे में है। अब बात आती है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, विद्रोही और राज 1857 का विद्रोह आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो आप लोगों का पेपर फिर पूरा 100 में से 100 आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हमारे जो क्लास 12th के बच्चे हैं, बोर्ड के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो 2027 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए पहला पड़ाव जो कि सिलेबस का होता है। आज मैं आप लोगों के बीच में हिस्ट्री का सिलेबस लेकर आया हूं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए इतिहास का सिलेबस डिस्कशन करते हैं, मतलब विस्तृत विवरण मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। बच्चा लोग याद रखना, आप लोगों की जो एनसीईआरटी है उसी को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, और याद रखना बेटा एक चीज और आप लोग इसमें, कि आप लोगों को 3 बुक दी गई हैं। कितनी बुक है इतिहास में? 1, 2 और 3 बुक। और जो बुक 1 है इसमें 4 चैप्टर हैं बेटा, बुक 2 जो है इसमें 4 चैप्टर है, और बुक 3 जो है इसमें भी आप लोगों को 4-4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। मतलब आप लोगों को जो कक्षा 12 है आप लोगों का, उसमें इतिहास में 4-4-4 मतलब टोटल आप लोगों को 12 चैप्टर पढ़ने होंगे। यस या नो? अब वो 12 चैप्टर कौन कौन से हैं, कितना उनका वेटेज है, कैसे उसको पढ़ना है, ये सारी के सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। यह वीडियो जो होने वाला है लगभग सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरा देख के जाइएगा, आ गए हो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 की या बुक 1 की हम लोग। ठीक है, ये पूरा के पूरा हम लोगों का प्राचीन भारत है, और प्राचीन भारत के 4 चैप्टर इसके अंतर्गत डाले गए हैं। पहला जो आप लोगों का चैप्टर आता है बेटा, ठीक है, जिसको आप अध्याय 1 कहते हो, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वो आप लोगों से क्या चाहता है, उसने साफ तौर पे सिलेबस में लिख रखा है कि आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ के आना है। कैसे वहां पर कृषि होती थी, कृषि तकनीक कैसे थी, उत्पादन के साधन कैसे थे, ठीक है, इसके अलावा व्यापार कैसे होता था, और ये जो पूरी सभ्यता थी इसका खात्मा कैसे हुआ था। मुख्यतः यही मोटी मोटी बातें आप लोगों से इस चैप्टर के अंदर, आप लोगों का जो एनसीईआरटी के अंतर्गत आप लोगों का जो बोर्ड है वो आप लोगों से चाहता है कि इतनी चीजें आप मोटे मोटे तौर पे इसको पढ़ लें। इसके बाद बारी आती है बेटा आप लोगों का अध्याय 2 की। अध्याय 2, ठीक है, जिसका नाम है राजा, किसान तथा नगर। ये हम लोगों को बताता है कि हमारे भारत में आरंभिक राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे भारत में सत्ताओं का उदय हुआ, जैसे महाजनपदों का उदय। ठीक है, जैसे जो मौर्य साम्राज्य थे, गुप्त साम्राज्य थे, ये कैसे बने आरंभिक राज्यों में। ठीक है, तो इसमें मगध का उदय पढ़ेंगे हम, इसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इसके बारे में आप लोगों से अपेक्षा की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा उस दौरान क्योंकि राजनीति ही अर्थव्यवस्था को चलाती है, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, सत्ताओं ने अर्थव्यवस्था को कैसे ऑपरेट किया, ये सारी बातें आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो 2 चैप्टर आप लोगों को फाइनल हो गए होंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है यह आप लोगों को पता चल गया। तीसरा चैप्टर आता है बेटा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यह बात करता है हमारा आरंभिक समाज, मतलब हमारा आरंभिक समाज कैसा था। ठीक है, उसमें विवाह कैसे होता था, वर्णा सिस्टम कैसे था, यस या नो, परिवार की क्या व्यवस्था थी। ठीक है, सारी की सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन आप लोगों को इसके अंतर्गत करना है। यस या नो? तो देखो ना, इसमें महाभारत के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय समाज के वर्णन की बात कही गई है। वर्णा सिस्टम कैसी थी, विवाह के नियम कैसे थे, गोत्र के नियम कैसे थे, और सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन खान पान कैसा था, ये सारी की सारी। देखो, सेकंड चैप्टर पूरा प्राचीन भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था पे है। चैप्टर नंबर 3 पूरे प्राचीन भारत के समाज के बारे में है। और चौथा चैप्टर आप लोगों का जो है, जिसको आप विचारक, विश्वास और इमारतें कहते हो बेटा, ठीक है, ये पूरा के पूरा प्राचीन भारत में धार्मिक इतिहास की आप लोगों से चर्चा चाहता है। तो इसी में तो हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, इसका अध्ययन करते हैं। इसी में हम सांची के स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। यस या नो? गौतम जैसे दार्शनिक, जो महान दार्शनिक रहे, उनके विचारों को पढ़ते हैं। महावीर साहब जैसे महान दार्शनिक रहे, उनके विचारों को पढ़ते हैं। यस या नो?
तो ये शुरुआत के 4 चैप्टर पूरा के पूरा प्राचीन भारत के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। अब आते हैं भाग 2 के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में पहला, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास की जानकारी हमको लगती कहां से है, तो हम इसको यात्रियों के नजरिए से देखते हैं, है ना, जो ट्रेवलर आए। यस या नो? कौन कौन से? अल बरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे यात्री आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला, इस बुक का आपको पहला चैप्टर, और क्रम से हम देखें तो 5वां चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अध्याय 5, यात्रियों के नजरिए से मध्यकालीन समाज की अच्छे से समझ विकसित करनी है। इसमें अल बरूनी, इब्न बटूता, फ्रांसवा बर्नियर, इन तीनों की किताबें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। अल बरूनी ने किताब हिंद लिखी, इब्न बतूता रिहाला लिख के गए, फ्रांसवा बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिख के गए, और इन तीनों किताबों में इन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज के बारे में हमारे ऊपर क्या डाला? प्रकाश डाला। इसके बारे में भी हम लोगों को प्रकाश डालना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? अब बारी आती है भक्ति एवं सूफी परंपराओं की। ठीक है, यस या नो? ये भारत में दूसरी बार रिफॉर्म था समाज के अंदर, धर्म के अंदर। यस या नो? 18वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, यस या नो? शंकराचार्य जी से लेकर, या उनसे पहले भी अलवार और नयनार संतों से लेकर, फिर शंकराचार्य हो, रामानंद हो, कबीर हो, रैदास हो, मीरा हो, नानक हो, यस या नो? इसके अलावा आप लोग देखोगे कि भारत में जो चिश्ती संप्रदाय का उदय हुआ, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद जैसे महान जो लोग रहे, इन सब के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो कैसे भारत के धार्मिक विश्वासों में बदलाव आया, कबीर की शिक्षाएं क्या थी, नानक साहब की शिक्षाएं क्या थी, मीराबाई की शिक्षाएं क्या थी, चिश्ती संप्रदाय, इन सभी के इफेक्ट क्या थे, प्रभाव क्या थे, क्या इन लोगों के आने से उस समय के भारत के समाज और धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला, इन सब का हम लोगों को क्या करना है बेटा? अध्ययन करना है। अब बात आती है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर में जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 है, बुक 2 का आप लोग देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा। ये 14वीं से लेकर 16वीं सदी के मध्य जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य बना, खासतौर पे ये आप लोगों को कर्नाटक में मुख्यतः फैला हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका कुछ राज्य आप लोगों को तमिलनाडु और केरला में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी वास्तुकला कैसे थी, विजयनगर की खोज कैसे हुई, है ना, इनकी जल संपदा कैसी थी, इन्होंने नहरें, जलाशय, नदियों का कैसे उपयोग किया, खासतौर पे जो 3 मंदिर, हजारा का राम मंदिर, विठला स्वामी का मंदिर, विरूपाक्षा का मंदिर, इनके निर्माण की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, क्या नहीं थी, उसकी संरचना, बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। इसके बाद आते हैं हम आप लोगों का अध्याय 8, जिसको हम किसान, जमींदार और राज्य। वैसे आपको बता दूं बेटा, ये जो चैप्टर है 16वीं और 17वीं सदी का जो मुगल काल था, और मुगल काल में जो अर्थव्यवस्था थी, उस समय का जो हमारा कृषि समाज था, तो हमें इस कृषि समाज को, यस या नो, या हम ये कहूं कि उस समय का हमारा जो ग्रामीण समाज था, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, उसको आयनाए अकबरी के नजरिए से, या मुगल कालीन जितने भी सोर्सेस थे जो उस समय लिखे गए थे, उनके नजरिए से हम लोगों को मुगलों की अर्थव्यवस्था, याद रखना ये पूरा चैप्टर मुगलों की अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना, अर्थ, है ना, अर्थशास्त्र लिख देता हूं, ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा। तो ये आप लोगों की बुक 2 कंप्लीट होती है। अब आते हैं बुक 3 के ऊपर। ठीक है, बुक 3 ये पूरा का पूरा आधुनिक भारत के ऊपर आप लोगों को दिखाई देगी, जिसका पहला चैप्टर है कि भारत में अंग्रेज कैसे आए और भारत को उन्होंने अपना कैसे गुलाम बनाया। तो गुलाम बनाया मतलब उपनिवेशवाद, ठीक है, और गुलाम बनाने के बाद कैसे उन्होंने देहात मतलब जो हमारा ग्रामीण समाज था या जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था थी उसको कैसे प्रभावित किया। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? उपनिवेशवाद और देहात। मतलब भारत को कैसे गुलाम बनाया उन्होंने, यस या नो, कैसे लूटा, और लूट के तरीके उनके आप लोग देखोगे तो वो स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी कहते हैं, जमींदारी भी कहते हैं, फिर वो रैयतवाड़ी भी लेकर आए, 5वीं रिपोर्ट निकलेगी, दक्कन दंगा होगा, पहाड़ियों को परेशान किया, संथालों को लाकर बसाया राजमहल में। बहुत मजेदार चैप्टर है भाई, है ना, सबसे मजेदार चैप्टर है ये। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, विद्रोही और राज। 1857 का विद्रोह आप लोगों को ये देखने को मिलता है। क्रांति की ज्वाला कैसे शुरू हुई, कैसे जली, फिर कैसे पूरे उत्तर भारत में ये फैली, अवध में सबसे व्यापक क्यों हुई, यस या नो, इसके परिणाम क्या निकले, प्रभाव क्या हुए, सब कुछ देखेंगे भाई इसके अंदर हम। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 में, महात्मा गांधी और उनके जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन थे, चाहे चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे असहयोग हो, चाहे साविनय हो,
चाहे हम बात कर लें भारत छोड़ो आंदोलन की, ये सारे के सारे गांधी जी के आंदोलन पढ़ने हैं, उसमें गांधी जी की भूमिका क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन के कारण बताइए, उसके परिणाम बताइए, नमक सत्याग्रह के कारण क्या थे, परिणाम बताइए, है ना, गांधी जी की इनमें भूमिका क्या थी। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, और सबसे लास्ट चैप्टर बनता है आप लोगों का संविधान का निर्माण, है ना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, संविधान के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर बहसें हुई, यस या नो, किन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना, और भारतीय संविधान किस प्रकार से फिर बना। ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो याद रखना बेटा, ये 12 चैप्टर आप लोगों के होने वाले हैं, यस या नो बेटा। अब मैं बात करूं तुम लोगों से कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें अंक का बंटवारा कैसे किया जाता है। वैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों का जो पेपर होता है इतिहास का, वो 80 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलता है, यस या नो। मतलब वहां 20 नंबर का आप लोगों का असाइनमेंट के लो, यस या नो, या प्रैक्टिकल के लो या प्रोजेक्ट वर्क के लो, उसके नंबर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप यूपी से हैं, अगर राजस्थान से हैं, तो आप लोगों का पेपर फिर पूरा 100 में से 100 आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां थोड़ा थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल वैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखना, तुम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टिप लिख के रखी है मैंने। पुराने सिलेबस में मौजूद एक चैप्टर था बेटा मुगलों की राजनीति, यह हटा दिया गया है। एक चैप्टर उपनिवेशिक शहर आपके सिलेबस से एनसीईआरटी ने हटा दिया है, और विभाजन को समझना यह आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, यस या नो बेटा। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड में ये चैप्टर अभी भी चल रहे हैं, है ना बेटा। तो अगर बिहार बोर्ड का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उनके सिलेबस में 15 चैप्टर है, मतलब 12 वो और 3 चैप्टर ये भी ऐड कर लीजिए। लेकिन आप अदर बोर्ड से हैं बिहार को छोड़ के, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर पढ़ने होंगे। और एक सलाह दूंगा, नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे जिनके 12 चैप्टर हैं, और पुरानी वाले बिहार वाले पुरानी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों की पूरी सिलेबस डिस्कशन था। बस अब पढ़ना कहां से भैया, तो हमारा जो पीडब्ल्यू का चैनल है, ऐप है, यहाँ हम लोगों की उदय बैच चल रही हैं, परिश्रम बैच चल रही हैं। ठीक है, जिस बैच से भी जुड़ना हो आप लोग जुड़ जाओ, फटाफट से अपनी तैयारी को गति दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और एक कमेंट जरूर करके जाना प्यारा सा। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।